मौसम रात ही से अबरालूद था। सूरज तुलू हुए काफी देर हो चुकी थी, मगर बादलों की वजह से सूरज अभी पर्दे में ही था। हमारे यहाँ नवंबर का मौसम काफी खुशगवार होता है, क्योंकि गर्मी का जोर टूट चुका होता है और सर्दी की आमद होती है। मगर वजीरिस्तान में नवंबर ही से सर्दी अपने पंजे गाड़ने लगती है। उस वक्त गर्म कोट और ऊनी चादर में लिपटे होने के बावजूद मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। मैं उस वक्त एक ऐसी जगह मौजूद था जहाँ से अफगानिस्तान की सरहद चंद फरलांग के ही फासले पर थी। वहाँ तक मुझे कमांडर नसरुल्लाह का बेटा मोटरसाइकिल पर बिठा कर लाया था। वो मुझे सीधी सड़क की बजाय पहले खड़कले लाया और वहाँ से मजीद जुनूब की तरफ उस जगह उतार गया। वो तो अलविदाई मुसाफा करके रुखसत हो गया और मैं इस दर्रानुमा रास्ते को देखने लगा जहाँ से मुझे वो पहाड़ी उबूर करना थी। कमांडर नसरुल्लाह के बेटे की नजरों से ओझल होते ही मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। थोड़ी देर चलने के बाद सर्दी का एहसास जायल हो गया था। पैदल चलते हुए कम से कम ये फायदा जरूर होता कि सर्दी नहीं लगती। बारिश के खतरे के पेश नजर मैंने क्लैशनकोफ की बैरल जमीन की तरफ करके कंधे से लटकाई हुई थी। हवा काफी तेज चल रही थी। वो दर्रानुमा रास्ता उबूर करते ही मुझे अपने सामने पहाड़ों का एक वसी सिलसिला नजर आया। थोड़ी सी ढलान उतरकर मैं एक खुले नाले में सफर करने लगा। नाले में पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ झाड़ियों के झुंड भी मौजूद थे। हवा की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हो गया था। ऐसी तेज हवा में चादर ओढ़ना जरा मुश्किल ही होता है। मैंने चादर को भी मफलर की तरह चेहरे से लपेट लिया था। अफगानिस्तान की सरहद उबूर करना चंदा दुश्वार नहीं था। पहाड़ियों में बड़े बड़े ऐसे खला मौजूद थे जहाँ से गुजर कर दोनों तरफ आया जा सकता था। लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी ने तमाम सरहद पर कांटेदार तार की एक ऊंची बाड़ लगाकर एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर दी थी। इस बाड़ की निगरानी के लिए निगरानी टावर भी कायम किए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में सफर करते हुए सबसे बड़ा मसला समत का तयन होता है। नालों के मोड़, पहाड़ियों के बेतरतीब फैलाव, दरख्तों की बहुतात और एक जैसे मनाजिर से मशरिक मगरिब की पहचान ही खत्म हो जाती है। समतों की पहचान के लिए रात के वक्त तो सितारे मदद देते हैं और दिन के वक्त ये सहूलत सूरज मुहैया करता है। मौसम अबरालूद होने की वजह से कंपस को इस्तेमाल करके सूरज और सितारों से बेनियाज हुआ जा सकता है, मगर बदकिस्मती से उस वक्त मेरे पास कंपस मौजूद नहीं था। अलबत्ता एक स्नाइपर होने के नाते इतना तजुर्बा जरूर था कि मैं कंपस के बगैर भी सफर की समत को दुरुस्त रख सकता। एक आम आदमी और आर्मी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि सिविल लोग मगरिब की समत को अहमियत देते हैं क्योंकि उस जानिब काबा शरीफ बनता है, मगर आर्मी में सारी अहमियत शुमाल की है। और उसकी वजह यह है कि शुमाल की समत को पहचानना आसान है। शुमाल की समत की पहचान के लिए दो चीजें बहुत अहम हैं। पहली चीज कंपस है। मकनातीसी सुई को अगर उमूदी महवर पर इस तरह लटकाया जाए कि वो उफकी वज़ा में आजाद घूम सके तो उसकी समत हमेशा शुमाल की तरफ रहेगी। कंपस मकनातीस की इसी खासियत से फायदा उठाते हुए इजाद किया गया है। कंपस की सुई का रुख हमेशा समत शुमाल की जानिब ही रहता है। दूसरी चीज कुतबी सितारा है, जो कुतबे शुमाली के ऊपर चमकता रहता है और कभी भी अपनी जगह तब्दील नहीं करता। खुशकिस्मती से इस सितारे की पहचान बहुत आसान है, क्योंकि कुछ मखसूस झुमके उसके गिर्द घड़ी की सुइयों के मुखालिफ रुख करते रहते हैं। यहाँ ये बात मद्देनजर रहे कि जमीन की महवरी और मदारी हरकत की वजह से आसमान भर के तमाम सितारे हरकत करते नजर आते हैं। तमाम सितारे मशरिक से तुलू होते हैं और मगरिब में जाकर गुरूब होते हैं। ये सितारे 24 घंटों में अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं और मुकम्मल चक्कर से कुछ जायद फासला भी तय करते हैं, जो पूरे चक्कर के हिस्से के बराबर होता है। इस तरह जो सितारा आज रात के 9 बजे आसमान पर जिस मकाम पर दिखाई देगा, कल उस मकाम पर मुकर्रर वक्त से 4 मिनट पहले पहुंच जाएगा। इस तरह हफ्ते में आधा घंटा और 3 माह के बाद 6 घंटे का फर्क पड़ता है। शुमाल की पहचान के लिए और भी कई तरीके हैं, मगर ये 2 अहम तरीके हैं। बादल आहिस्ता आहिस्ता गहरे होते जा रहे थे। मेरे कदमों की रफ्तार में तेजी आ गई थी। उसके साथ ही मेरी नजर दाएं बाएं किसी मुनासिब आड़ की तलाश में सरगर्दा हुई, क्योंकि बारिश होने की सूरत में मुझे किसी पनाह की जरूरत पड़ती। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन हवा की वजह से ये हल्की बारिश भी ज्यादा महसूस हो रही थी। चंद बूंदें गिरने के बाद इन बूंदों ने यूरिया खाद की तरह सफेद दानों की शक्ल इख्तियार कर ली। ये इस बात का मजहर था कि मौसम ज्यादा सर्द हो गया है और किसी भी वक्त बाकायदा बर्फबारी हो सकती है। जिन इलाकों में बर्फ पड़ती है वहाँ बर्फबारी की इब्तिदा यूरिया खाद की तरह सफेद दानों से होती है, बल्कि जब अप्रैल मई में बर्फबारी खत्म होने लगती है तब भी यही सूरत हाल नजर आती है। ये सफेद दाने जमीन पर गिरते ही पानी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। अलबत्ता असल बर्फबारी जो रुई के गालों की सूरत में पड़ती है, वो अगर कम मिकदार में पड़े तो जल्द ही पिघल जाती है और ज्यादा देर जारी रहने की सूरत में जमीन पर अपनी शक्ल में मौजूद रहती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता तह बतह ये पहाड़ों को सफेद लिबास पहना देती है। दर्जा हरारत मनफी होने की वजह से उसका पिघलना रुक जाता है और ये कई फुट तक बुलंद हो जाती है। वजीरिस्तान में ये ज्यादा से ज्यादा 4-5 फुट तक ही पड़ती है। अलबत्ता शुमाली इलाकाजात में ये कई जगहों पर 40-50 फुट से भी तजावुज कर जाती है।
किसी मुनासिब जगह की तलाश से पहले ही हवा की शिद्दत में कमी आने लगी और उसके साथ ही बारिश भी एकदम खत्म हो गई। कश्मीर की तरह इस इलाके के मौसम का भी कोई पता नहीं चलता। एकदम बादलों का छा जाना और फिर अचानक ही धूप निकल आना रोजमर्रा का मामूल है। ऐसी सूरत हाल करीबन हर पहाड़ी इलाके में नजर आती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। गहरे बादल दाएं बाएं हुए और सूरज पूरी आबोताब से चमकने लगा। मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई। बादल मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुए थे। यकीनन सूरज के साथ उनकी आंख मचोली जारी रहती। मैं जिस नाले में चल रहा था, फरलांग भर के फासले पर वो नाला दो हिस्सों में तकसीम होकर एक सिरा शुमाल की जानिब मुड़ गया था, जबकि दूसरा जुनूब की तरफ। खुद मेरा रुख मगरिब की तरफ था। सामने एक सीधी पहाड़ी थी जिसकी चढ़ाई इतनी मुश्किल थी कि मैं उसे ऊपर से उबूर करके आगे नहीं बढ़ सकता था। करीब जाकर देखने पर मालूम हुआ कि जुनूब की समत उस पहाड़ी की बुलंदी बतदरीज कम होती जा रही है। मैं भी जुनूब की तरफ मुड़कर तिरछा ही बुलंदी की तरफ गामजन हो गया। थोड़ा थोड़ा बुलंद होकर आखिर में पहाड़ी के ऊपर पहुंच ही गया। वहां से अगली तरफ उतरना आसान था। शदीद सर्दी के बावजूद मुझे पसीना आ गया था। दूसरी जानिब थोड़ा सा उतरते ही मुझे पहाड़ी चश्मा नजर आ गया, जो पानी की पतली धार की सूरत में नीचे गिर रहा था। गर्मियों के मौसम में इन चश्मों में पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। सर्दियों में ज्यादातर चश्मे तो मुंजमद हो जाते हैं और जो जारी रहते हैं उनमें भी पानी की मिकदार निहायत कम होती है। पानी की बोतल को खाली करके मैंने ताज़ा चश्मे का पानी भरा और किनारे बैठकर खाना खाने लगा। देसी घी से बनी हुई रोटियां जिन पर चने की दाल का सालन पड़ा था। सर्दी की वजह से रोटियां अकड़ कर सख्त हो गई थीं। दाएं बाएं से खुश्क टहनियां जमा करके मैंने आग जलाई और रोटियां आग पर सेंकने लगा। मेरे सफरी थैले में जरूरत का करीबन तमाम सामान मौजूद था। पहाड़ी इलाके और जंगलात में सफर करते हुए मकामी लोगों के मिलने का बहुत ज्यादा इत्तेफाक होता है। ऐसी जगहों पर उमूमन लोग अच्छे मेहमान नवाज भी होते हैं, मगर हम स्नाइपर्स पहले ही सफर की जरूरियात का बंदोबस्त करके चलते हैं और ऐसे इत्तेफाकात को कम ही नजर में रखते हैं। खाना खाकर मैंने मिल्क पाउडर से चाय बनाई। प्याली को मुंह लगाते ही एकदम पलवशा मेरे ख्यालों में आ गई। चाय पीकर मैं एक बार फिर आगे जाने के लिए तैयार था। अगर रास्ता न बना हो तो उमूमन उतराई चढ़ाई से भी ज्यादा मुश्किल होती है। उस जानिब ढलान काफी दुश्वार थी और ऐसी ढलान में पाँव के जरा सा गलत पड़ जाने पर इंसान घंटों का सफर सेकंड्स में तय कर लेता है, मगर जहां उसका सफर रुकता है वहां से आगे जाने के लिए उसे लामहला कंधों की जरूरत पड़ती है और जिसे कंधे मुयस्सर न हो उसे भेड़ियों वगैरह की ही खुराक बनना पड़ता है। मुझे न तो भेड़ियों की खुराक बनने का शौक था और न पराए कंधों पर सफर करने की ख्वाहिश, इसलिए संभल संभल कर उतरना पड़ा। नाले में उतरकर मेरे कदमों में थोड़ी तेजी आ गई कि गिरने वगैरह का खतरा खत्म हो गया था। वो पहाड़ी नाले भी बतदरीज नीचे उतरते जाते हैं, मगर ये उतराई बहुत हल्की और खफीफ होती है। सूरज के नजर आने की वजह से मेरे लिए समत का तयन मुश्किल नहीं रहा था। दोपहर तक मैं बगैर किसी खास वाक़े के आगे बढ़ता रहा। इस दौरान बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी, मगर बारिश नहीं हुई थी। मेरी नजरें एक बार फिर किसी मुनासिब जगह की तलाश में सरगर्दा हो गईं, जहां मैं रात गुजार सकता। अगर मौसम साफ होता तो मैं दरख्तों में मचान बनाने को तरजीह देता, मगर बादलों की वजह से मैं खुले आसमान तले लेटने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। एक तो यूं भी सर्दी काफी ज्यादा थी, जबकि मेरे पास हल्का सा स्लीपिंग बैग मौजूद था जो किसी बैरूनी इमदाद के बगैर सर्दी का मुकाबला नहीं कर सकता था। बैरूनी इमदाद से मेरी मुराद आग का अलाव और सर पर छत की मौजूदगी थी। जल्द ही मुझे तंग धाने का एक छोटा सा गार नजर आ गया। धाने के सामने उगी हुई घनी झाड़ी की वजह से गार का धाना साफ नजर नहीं आ रहा था। मेरी नजर भी बस इत्तेफाकन ही उस पर पड़ी थी। सूरज डूबने में भी अभी तक थोड़ी देर थी। मैं घंटा पौन घंटा अपना सफर जारी रख सकता था, मगर आगे सर छुपाने के लिए कोई मुनासिब ठिकाने का मिलना मुतय्यन नहीं था। इसलिए मैंने वहीं रात गुजारने का फैसला कर लिया। सबसे पहले मैंने झाड़ियों से टहनियां तोड़कर झाड़ू बनाया और गार का फर्श साफ किया। फिर रात को जलाने के लिए खुश्क लकड़ियां इकट्ठी की। लकड़ियां इकट्ठी करके मैंने दाएं बाएं फरलांग दो फरलांग के इलाके में घूमकर पानी का चश्मा तलाश करने की कोशिश की, मगर मुझे नाकामी हुई। ज्यादा तगोदो मैंने इसलिए नहीं की थी कि मुझे बस वहाँ रात ही गुजारना थी। वापस गार की जानिब आते हुए मेरी नजर 3 अफराद पर पड़ी। वो अचानक ही झाड़ियों के झुंड से निकले थे। एक के कंधे पर क्लोज बट की क्लैशनकोफ लटकी हुई थी, जबकि 2 खाली हाथ थे। अलबत्ता उनके पास पिस्तौल वगैरह की मौजूदगी मुमकिन हो सकती थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया था। करीब पहुंचते ही मैंने उन्हें सलाम कहा। सलाम का जवाब देते हुए क्लैशनकोफ वाले ने मानी खेज लहजे में पूछा, कहाँ से आ रहे हो भाई? मैंने कहा, अंगूर अड्डे से। ये बताने में मुझे कोई कबाहत नजर नहीं आई थी। वो बोला, इस इलाके के लगते तो नहीं हो, कहाँ का इरादा है? इस मर्तबा भी हथियार बरदार नहीं पूछा था,
बाकी दो खामोश खड़े अजीब सी नजरों से मुझे घूर रहे थे। यकीनन उसने मेरे लहजे के फर्क से मुझे पहचाना था। वजीरिस्तान की पश्तो पेशावर में बोली जाने वाली पश्तो से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बल्कि पंजाबी की तरह हर इलाके की पश्तो के लहजे और अल्फाज की अदायगी में अच्छा खासा फर्क है। मुझे पश्तो पर तो उबूर था, मगर मैं पेशावरी लहजे में बोलता था। वजीरिस्तान के लोगों का लहजा बिल्कुल अजीब सा है, इतना कि शुरू में उनकी बात मेरी समझ में नहीं आती थी। अलबत्ता चंद माह के बाद मेरी समझने की उलझन तो दूर हो गई, लेकिन अभी तक उनका सा लहजा ना अपना सका था। इस मामले में पलवशा बहुत तेज थी। वो वजीरिस्तान, पेशावर, करक, लकी मरवत हर लहजे की पश्तो बोल सकती थी। मेरे साथ रहते हुए वो अच्छी खासी पंजाबी भी बोलने लगी थी। मुख्तलिफ जबानें सीखने के मामले में उसमें खुदादाद सलाहियत मौजूद थी। मैंने तीखे लहजे में कहा, यकीनन इस इलाके में बसने वाले तमाम पैदाइशी यहाँ के नहीं हैं। उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, सही, वैसे बहुत अच्छी राइफल रखी हुई है, क्या मैं देख सकता हूँ? ये कहते हुए उसने राइफल लेने के लिए मेरी जानिब हाथ बढ़ा दिया। उनकी शक्लों से वाज़ेह नजर आ रहा था कि वो आवारा गर्द किस्म के उचक्के थे। उस इलाके में मुजाहिदीन भी 2-2, 3-3 की टोलियों में नजर आ जाते हैं, मगर उनके चेहरों पर एक खास किस्म की नरमी और पाकीज़गी होती है। ये तीनों तो शायद 5-6 माह से नहाए भी ना हो। ऐसे लुटेरों के बारे में मुझे कमांडर नसरुल्लाह पहले से मुफस्सल तौर पर आगाह कर चुके थे कि ये उचक्के हथियार देखने के बहाने लेते हैं और उसी हथियार से साहिब हथियार का काम तमाम करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से निमटने का तरीका आता था। मैं खुशदिली से बोला, हाँ ये लो। कंधे से क्लैशनकोफ उतारते हुए मैंने मैगजीन उतार कर जेब में डाली और उसके साथ ही नेफे में उड़सा हुआ ग्लॉक भी हाथ में पकड़ लिया, जैसे बज़ाहिर पिस्तौल का जायजा लेने लगा हूँ। अब वो खाली क्लैशनकोफ से मुझे निशाना नहीं बना सकते थे और अपने कंधे से लटकी हुई क्लैशनकोफ उतारने की कोशिश में वो पिस्तौल की गोली का निशाना बन जाता। मेरी हिकमत अमली देखते हुए उसकी आंखों में पैदा होने वाली चमक मांद पड़ गई थी। एक दफा खाली क्लैशनकोफ कॉक करके उसने ट्रिगर दबाया और फीकी मुस्कुराहट से क्लैशनकोफ वापस मेरी जानिब बढ़ा दी। बोला, वाकई बहुत अच्छी राइफल है। मैंने कुछ कहे बिना उसके हाथ से क्लैशनकोफ लेकर मैगजीन चढ़ाई और क्लैशनकोफ को कॉक करके पिस्तौल नेफे में उड़स लिया। मैं उनके सामने ना तो कोई डर, खौफ और कमजोरी जाहिर करना चाहता था और ना उन्हें कोई ऐसा मौका देना चाहता था कि वो मुझ पर वार कर सके। इतना तो वो भी समझ गए थे कि मैं उन्हें पहचान चुका हूँ और यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं। मजीद वक्त बर्बाद किए बगैर हथियार बरदार बोला, शुक्रिया भाई, चलते हैं। ये कहते हुए उसने अपने साथियों को चलने का इशारा किया और वो तमाम आगे बढ़ गए। मैं वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मुड़ते ही वो वार कर गुजरे। उनके झाड़ियों के झुंड में ओझल होते ही मैं गार की तरफ बढ़ गया। वो गार थोड़ा बुलंदी पर था। सूरज पहाड़ों के पीछे गायब हो चुका था, मगर गुरूब नहीं हुआ था। गार तक पहुंचने के लिए भी मैंने एहतियात का मुजाहिरा किया था। गार के थाने के सामने मौजूद झाड़ी के अकब में बैठकर मैं नाले की तरफ देखने लगा। वहां से पूरा नाला नजर आ रहा था। वहां बैठे हुए मुझे चंद लम्हे ही गुजरे थे कि वो तीनों मोहतात अंदाज में वापस जाते नजर आए। क्लैशन के अलावा उन्होंने मेरे पास ग्लॉक 19 भी देख लिया था। इतने कीमती हथियारों के हुसूल के लिए वो मूजी कुछ भी कर सकते थे। ऐसे आवारा गर्द, जालिम और बुज़दिल होते हैं। सामने से कभी वार नहीं करते, हमेशा पीठ पीछे और छुप कर वार करते हैं। ऐसे लोग ज़मीर, एहसास और इखलाक नाम के किसी जज्बे से वाकिफ नहीं होते। वो एहतियात और तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहे थे। यकीनन वो यही समझ रहे थे कि मैं वहां से आगे बढ़ गया हूँ। मेरे होठों पर जहरीली हंसी नमूदार हुई। मेरा गार तक मोहतात अंदाज में पहुंचना काम आ गया था। उनके आगे बढ़ते ही मैं गार में घुस गया। अब यकीनन वो काफी दूर तक मुझे ढूंढते हुए जाते। यूं भी वहां कोई मुतय्यन रास्ता तो मौजूद नहीं था कि मेरी तलाश में उन्हें आसानी होती। वो नाले का मोड़ मुड़कर मेरी नजरों से ओझल हो गए। शाम का मलगजा अंधेरा हर तरफ फैल गया था। वुजू के लिए पानी तो मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने तयम्मुम कर लिया। तयम्मुम भी अल्लाह पाक की नेमत है। पानी की गैर मौजूदगी में भी बंदे को अल्लाह पाक के दरबार में हाजिरी की इजाजत मिल जाती है। नमाज पढ़कर मैंने अपनी गर्म चादर गार के थाने पर लटका दी ताकि आग जलाने पर उसकी रोशनी दूर तक नजर न आए। गो थाने के सामने अच्छी खासी घनी झाड़ियां मौजूद थीं, लेकिन फिर भी मैंने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ना मुनासिब न समझा। रोशनी को छुपाने के साथ वो चादर हवा वगैरह के लिए अच्छी खासी रुकावट बनती। पानी बस इतना ही बचा था कि मैं बमुश्किल एक प्याली चाय की बना सकता और कुछ घूंट पी सकता। आग की वजह से गार का माहौल काफी खुशगवार हो गया था। रात गए सर्दी की वजह से मेरी आंख खुल गई। आग कब की बुझी हुई थी, कोई चिंगारी तक नजर नहीं आ रही थी। दोबारा लकड़ियों को तरतीब देकर मैंने आग रोशन कर ली। चंद लम्हों बाद दोबारा खुशगवार हिद्दत फैल गई। मेरी आंखें एक बार फिर बंद होने लगी। सुबह सवेरे ही सामान समेट कर मैं आगे बढ़ गया। नवंबर की तवील रात ने मेरी नींद और थकन का सद्देबाब कर दिया था। किलोमीटर भर बाद ही मुझे शफाफ पानी का चश्मा नजर आ गया था। खूब सेर होकर पानी पीकर मैंने अपने पास मौजूद दोनों बोतलें भर ली। आसमान पर गुज़श्ता रोज की तरह ही बादलों के आवारा झुंड मटर गश्त कर रहे थे। तेज हवा बादलों को
बखेरने से ज्यादा इकट्ठा करने पर माइल थी। हवा की कोशिशें जल्द ही रंग लाईं और पानी के कतरे तेज सुइयों की तरह मेरे गालों पर पड़ने लगे। मेरी नजरें किसी पनाह की तलाश में घूमने लगी, मगर कोई जाए पनाह दिखाई न दी। इसलिए रुककर भीगने की बजाय मैंने चलते हुए भीगने को तरजीह दी। रफ्ता रफ्ता बारिश तेज होने लगी थी और फिर बारिश के कतरों ने यूरिया खाद के दानों की सी शक्ल इख्तियार कर ली। जमीन पर चारों तरफ सफेदी नजर आने लगी। मेरी चादर, कोट, कपड़े, जूते, टोपी वगैरह हर चीज मुकम्मल तौर पर गीली हो चुकी थी। तेज हवा ने सर्दी की शिद्दत में कई गुना इजाफा कर दिया था। मेरी मुतलाशी नजरें मुसलसल किसी जाए पनाह की तगोदौ में थी, मगर मुझे नाकामी हो रही थी। अगर मैं जल्द ही कोई पनाह तलाश न कर पाता तो वो सर्दी मुझे कोई जानी नुकसान भी पहुंचा सकती थी। जिस तरह गर्मियों में हीट स्ट्रोक जानी नुकसान का बायस बन सकता है, इसी तरह सर्दियों का हमला भी जानलेवा साबित हो सकता है, जिसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। सर्दियों में सबसे बड़ा खतरा फ्रॉस्ट बाइट का होता है, जिसमें हाथ पांव या सर्दी की शिद्दत से काले पड़ जाते हैं और उनका इलाज काटने के अलावा कोई नहीं होता। गो फ्रॉस्ट बाइट का खतरा ज्यादातर ग्लेशियर, सियाचिन और कारगिल वगैरह की जानिब होता है, मगर बेहतियाती और मुसलसल सर्दी की शिद्दत में घिरे रहने के बायस वजीरिस्तान में भी इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। डी ब्लॉक पर मौजूद अपने फौजी भाइयों से मुझे ये खबर पता चली थी कि बर्फ में सफर करते हुए बर्फानी बूटों की गैर मौजूदगी में उस यूनिट के एक आदमी को फ्रॉस्ट बाइट हो गया था, जिसकी वजह से उस गरीब के पांव का पंजा कट गया था। उस वक्त मेरे साथ भी वैसी ही सूरत हाल पेश आ रही थी। मेरे पाँव में पहने स्पोर्ट्स शूज माँ जुराबों के बिल्कुल गीले हो गए थे। सफर शुरू करते वक्त बारिश के इम्कान को नजरअंदाज न करने के बावजूद मैं अंगूर अड्डे से चलते वक्त कोई वाटरप्रूफ कोट या रेन कोट साथ नहीं रख सका था। नतीजे में मुझे इस किस्म की सूरत हाल से वास्ता पड़ गया था। बारिश के सफेद दाने एक ही तसलसल से गिर रहे थे और फिर इन दानों ने रुई के गालों की शक्ल इख्तियार कर ली। हवा की तेजी में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सूरत हाल पहले से ज्यादा खराब हो गई थी। अगर हवा रुक जाती तब भी सर्दी की शिद्दत में कमी आ जाती, क्योंकि बर्फबारी होते वक्त अगर हवा न चल रही हो तो सर्दी इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती। अलबत्ता तेज हवा सर्दी में इजाफे का बायस बनती है। ब्लिजर्ड्स यानी बर्फानी तूफानों से दिखाव के हालात भी अबतर हो जाते हैं। बमुश्किल चंद गज के फासले तक ही देखा जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में किसी गार का मिलना और भी मुश्किल हो गया था। अचानक मेरी नजर पत्थर की एक बड़ी चट्टान पर पड़ी, जिसके साथ घनी झाड़ियां भी मौजूद थी। मैं उसके एक कोने में दुबक कर बैठ गया। गो उस वक्त हवा के चलने की समत का तयन नहीं किया जा सकता था कि कभी हवा मशरिक की जानिब से आती महसूस होती, कभी मगरिब और कभी शुमाल जुनूब की तरफ से। मगर उस वक्त मेरे एक जानिब वो बड़ी चट्टान थी, दूसरी जानिब घनी झाड़ियां, अकब में पहाड़ी की ढलान और सामने उठी हुई जमीन। सर पर भी चट्टान ने साया किया हुआ था। हवा से जान छूटते ही चंद लम्हों के लिए तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन रफ्ता रफ्ता गीले कपड़े मुझ पर कभी तारी करने लगे। इस सर्दी से मुझे आग की तपिश ही निजात दे सकती थी, मगर ऐसी हालत में आग किसी करामत ही से जलाई जा सकती थी, और करामत का ज़हूर अल्लाह पाक की तरफ से किसी वलीउल्लाह के हाथ पर होता है। मुझ जैसे गुनाहगार को दुनियावी असबाब ही बुरुए कार लाने पड़ते हैं। मेरे पांव सुन होने लगे थे, टांगे कपकपा रही थी और बाकी जिस्म पर लर्जा तारी था। हाथ अलबत्ता कुछ बेहतर हालत में थे कि मैंने चमड़े के दस्ताने डाले हुए थे। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि रगों में दौड़ते खून की रफ्तार में कमी आने लगी हो। वो अजियत मुझ जैसे सख्त जान स्नाइपर की बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी। अचानक मेरे दिमाग में पलवशा का ख्याल आया कि कहीं वो इस तूफान में न फंस गई हो। मैं दिल ही दिल में अल्लाह पाक से उसकी बेहतरी की दुआ मांगने लगा। कुछ देर मजीद वहाँ गुजार कर मुझे लगा कि शायद मैं वहीं अकड़ कर मर जाऊंगा। मजबूरन एक बार फिर आड़ से बाहर निकलना पड़ा। चलते हुए कम से कम मरने का खतरा तो नहीं रहता। जमीन पर 6-7 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी थी और अभी तक बर्फ के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। बाज़ औक़ात तो बर्फबारी 3-4 दिन बल्कि हफ्ता मुसलसल जारी रहती है, और ऐसा अमूमन बर्फबारी की शुरुआत में होता है। मौसम की पहली बर्फबारी पहाड़ों को सफेद कफन पहना देती है, और उस बर्फबारी में अगर किसी शख्स को सर छुपाने का ठिकाना न मिल सके तो उसे भी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। आग में जलने की तरह सर्दी में जमना भी इंतहाई अजियतनाक और दर्दनाक होता है। इस बात का अंदाजा लगाने के लिए इतना कहना काफी होगा कि जहन्नम के अजाबों में सर्दी के अजाब का भी जिक्र हुआ है। पैदल चलते हुए मैं दोबारा हवा के अजाब का शिकार तो हो गया था, मगर बैठे रहने की हालत में जो पांव सुन हो रहे थे और जिस्म का खून जमते हुए महसूस होने लगा था, वो कैफियत जाती रही थी। मैं सुबह बगैर नाश्ते के चला था। पानी के न होने की वजह से मैं चाय न बना सका। पानी मिलने के बाद भी मैंने चाय का इरादा दोपहर के खाने तक मौखर कर दिया था, और अब चाय की तलब के साथ मुझे सख्त भूख लग रही थी। चाय का तो मौका नहीं था, अलबत्ता भूख का सद्देबाब हो सकता था। झाड़ों की आड़ लेकर मैंने पुश्त पर लटके थैले से बिस्किट का पैकेट निकाल कर
बिस्किट के 2 पैकेट चबाए मुझे पानी की सख्त हाजत महसूस हुई। मेरे पास मौजूद बोतल में पानी इतना ठंडा हो चुका था कि मैं 2-3 घूंट से ज्यादा न पी सका। सफरी थैले को दोबारा पुश्त पर लाद कर मैं चल पड़ा। बिस्किट खाने के बाद बदन में थोड़ी ताकत आ गई थी, जिससे मेरी रफ्तार में भी इजाफा हो गया था। अब मुझे उस वक्त तक चलते रहना था जब तक सर छुपाने की कोई मुनासिब जगह न मिल जाती। वजीरिस्तान ऐसा इलाका है जहाँ दूर दराज की पहाड़ियों में लोगों ने घर बनाए हुए हैं। ये लोग अक्टूबर के आखिर और नवंबर के अवाइल ही में सर्दी से बचाव की गरज से मैदानी इलाकों का रुख करते हैं, जहाँ फरवरी मार्च तक वक्त गुजार कर ये गर्मियों के आने से पहले वापसी का रुख करते हैं। अलबत्ता वजीरिस्तान के बड़े शहरों और ऐसे देहातों के लोग जिनके घर निस्बतन हमवार जगहों पर बने होते हैं, वो सर्दियां भी यहीं गुजारना पसंद करते हैं। वजीरिस्तान से मुल्का अफगानिस्तानी इलाके के लोगों की बूदोबाश का तरीकाकार भी बिल्कुल यही है, और इसी वजह से उस वक्त मेरा ज्यादा ध्यान किसी ऐसे वीरान मकान की तलाश था जो मुझे इस अजियतनाक सर्दी से छुटकारा दिला देता। हवा की शिद्दत में हल्की सी कमी हुई, मगर रुई के गालों का हुजूम जरा बड़ा हुआ। साथ ही बर्फ गिरने की रफ्तार में भी इजाफा हो गया था। धुंध भी पहले से गहरी हो गई थी। मैं नाले की तह में चल रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि धुंध की वजह से बुलंदी पर बने हुए मकान नजर नहीं आ सकते, और उस इलाके के लोग नाले की तह की बजाय ढलान पर मकान बनाते हैं। ये ख्याल आते ही मैं हिम्मत करके नाले के दाहिनी जानिब तिरछा होकर ढलान पर चढ़ने लगा। बर्फानी बूट वजन में भारी होते हैं, इतना कि आम जमीन पर उन्हें पहन कर चलना एक अजाब ही होता है। दोनों बूटों का वजन 5 किलोग्राम के बकदर होता है, मगर वो पहन कर बर्फ में चलना निहायत आसान होता है। उनके साथ फिसलने का खतरा भी निहायत कम होता है, और पाँव सर्दी की वजह से खराब भी नहीं हो पाते। उस वक्त मैंने बेहतरीन क्वालिटी के स्पोर्ट्स बूट पहने हुए थे, लेकिन वो बूट मुसलसल होने वाली बारिश और बर्फबारी की वजह से गीले हो गए थे, और चढ़ाई चढ़ते हुए मैं बार बार फिसल रहा था। ताजा पड़ी हुई बर्फ पाँव के नीचे से सरक रही थी। मजबूरन मुझे एक खुश्क लकड़ी हाथ में पकड़कर चलते हुए उसका सहारा लेना पड़ा। फिसलन की वजह से मेरी रफ्तार काफी सुस्त हो गई थी। अलबत्ता बुलंदी में चढ़ने की वजह से मेरी मुशक्कत में इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास थोड़ा कम हो गया था। संभल कर चलने के बावजूद मेरा पाँव एक हमवार पत्थर पर फिसला और मैं अपना तवाजुन बरकरार न रख सका। मुंह के बल गिरते वक्त मैंने बमुश्किल अपना चेहरा पत्थर से टकराने से बचाया था। लकड़ी मेरे हाथ से छूट गई थी। मैं लुढ़कता हुआ नीचे जाने लगा। 15-20 फुट नीचे एक झाड़ी अगर न रोकती तो मैं दोबारा नाले की तह में पहुंच गया होता। मेरी जिस्मानी हालत भी नागुफ्ताबे थी। लुढ़कते हुए मुझे अच्छी खासी चोटें लगी थी। सबसे खतरनाक चोट झाड़ी में अटकने से पहले एक बड़े पत्थर के मेरी कनपटी पर टकराने से हुई थी। सर पर गर्म ऊनी टोपी की मौजूदगी के बावजूद मेरा सर इस जोर से टकराया था कि मेरी आंखों में नीले पीले तारे चमके और मेरी आंखें बंद हो गईं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलें।